बैक टू माय चैनल और आप सबका स्वागत है। ये पार्ट सेकंड है उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो 2023 की परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री पेपर के लिए फर्स्ट ईयर के पोइट्री पेपर के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी का जो पेपर 27 मई 2023 को होने वाला है, उसके लिए ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि कुछ जो 4 राइटर्स हैं वो मैं पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ और ये है उसका सेकंड पार्ट जहाँ पे हम बाकी के बचे हुए राइटर्स को और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इंग्लिश लिटरेचर में। फर्स्ट ईयर है, नई शिक्षा नीति है और उन्हें अगर दिक्कत आ रही है तो काइंडली शेयर इट विद एवरीवन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ से। अभी तक हमने जिन राइटर्स को डिस्कस कर लिया वो जॉफ्री चौसर है, जॉन डन है, जॉन मिल्टन है और विलियम वर्ड्सवर्थ है। इन सारे राइटर्स को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे पहले वाले वीडियो में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएं और पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इस एग्ज़ाम में पास करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पिछले साल का पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का मैंने अपलोड किया था इंग्लिश लिटरेचर का, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो उसे भी देखें ताकि आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे सेक्शन ए, बी और सी में पेपर डिवाइडेड रहता है और किस तरीके से फर्स्ट वाले सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, कैसे सेकेंड वाले में आते हैं और कैसे थर्ड में आते हैं। तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, ठीक है। देखिए, अब जो राइटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन कीट्स। ये इस बार का एक और स्टार्ड पोएट है। अभी तक मैंने 2 स्टार्ड पोएट्स आपको बताए हैं जिन्हें आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पहला है चौसर, दूसरा मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर पोप और ये तीसरा स्टार्ड राइटर है आपके इस बार का जो इम्पोर्टेंट पोएट है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स भी रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक एज के बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बी सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पीरियड की क्या विशेषताएं हैं। तो जॉन कीट्स जो है वो लेटर रोमांटिक राइटर्स में से थे, शैली, कीट्स वगैरह, और इनकी जो पोएम आपके कोर्स में है वो ओड टू ऑटम है। देखिए, ये एक ओड है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि ओड क्या होती है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, सोनेट क्या होती है ना, और ओड क्या होती है। तो ये एक ओड है, ओड के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि ओड क्या होती है। फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी मृत्यु का समय भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं फटाफट से इनके वन लाइनर्स क्या कहते हैं। इनके वन लाइनर्स कि ओड टू ऑटम इज़ एन ओड इन प्रेज ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन की प्रशंसा में लिखा गया है। द बेसिक रिदम ऑफ द पोएम भी आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए, अभी तक जितनी भी पोएम्स आई हैं वो सब आयम्बिक पेंटामीटर में है, एक्सेप्ट विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में है, और डैफोडिल्स वो भी आयम्बिक टेट्रामीटर में थी। उसके अलावा अभी तक जितनी भी पोएम्स आई हैं वो सारी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, और उसमें से 2 पोएम्स आपकी सोनेट्स थी और ये वाली पोएम आपकी ओड है, ये ध्यान रखना आप। और ओड किसे कहते हैं ये बी सेक्शन में पूछा जा सकता है। कीट्स इज़ नोन एज सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। टू ऑटम इज़ पोएम ऑफ 3 स्टैंजाज ईच ऑफ 11 लाइन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। कीट्स इज़ नोन फॉर हिज सेंसुअसनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसुअसनेस के लिए उसे जाना जाता है। अभी सेंसुअसनेस क्या होती है ये मैं आपको डिटेल में बच्चों को बता चुकी हूँ। जो बच्चे मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली उन्हें पता होगा कि सेंसुअसनेस किसे कहते हैं, कि जब कोई पोएम हमारे 5 सेंसेस को बहुत ज़्यादा अपील करती है, जो कि कीट्स की विशेषता रही है, तो आपकी ओड टू ऑटम में भी जो सेंसुअसनेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज कम्पोज ऑन 19 September 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। ऑटम एंड मेच्योरिंग सन आर फ्रेंड्स। ये देखिए बीच में से वन लाइनर्स में ये इसलिए डाले हैं ताकि आपको ये पता चले कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मैं आपको नहीं वादा कर रही हूँ कि इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा, ये इसलिए बताए गए हैं प्रश्न ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पोएम के बीच में से भी प्रश्न पूछते हैं वो लोग। तो टेक्स्ट आपको पढ़ना ही है और टेक्स्ट के बीच में से प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, इस प्रकार के कि भाई मेच्योरिंग
सन जो है ऑटम का कौन जो है वो फ्रेंड है, तो आपको बताना है कि मैच्योरिंग सन इज़ द फ्रेंड ऑफ ऑटम सीजन। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो बड़े आंसर्स के लिए, पहला है राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ओड टू ऑटम और दूसरा है राइट अ नोट ऑन कीट्स सेंसुअसनेस। तो सेंसुअसनेस के बारे में आपको बताना है। अब देखिए अगला राइटर है हमारा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन भी इम्पॉर्टेंट है इस साल, चूँकि इस यूनिट से पहले ब्राउनिंग के ऊपर शॉर्ट में और बड़े में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दिस ईयर बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि टेनिसन पर या फिर मैथ्यू आर्नल्ड की डोवर बीच टेनिसन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है। डोवर बीच के ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए, या फिर ब्रेक 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 टेनिसन की ब्रेक 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 डोवर बीच के कंपैरिजन में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। ये तो हम सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट बनते हैं ताकि उन राइटर्स पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ उसी राइटर को पढ़ के चले गए आप। आपको पढ़ना सब कुछ है, इंग्लिश लिटरेचर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये राइटर्स थोड़े ज़्यादा आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो ब्रेक 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 एक एलिजी है। सेकंड सेक्शन में मतलब बी सेक्शन के अंदर जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्रश्न एलिजी से रिलेटेड आ सकता है कि व्हाट इज़ एन एलिजी कितने प्रकार की होती है और एलिजी क्या होती है उसका वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ आपका 80% या 70% आपका पेपर इसी में से आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बी सेक्शन में तैयार करने के लिए टॉपिक्स आपको बताती जा रही हूँ बीच बीच में, तो उन्हें भी आप आपकी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इन्हीं से पूछे जाने वाले हैं। थोड़ी लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन प्रश्न यही बनते हैं। तो आपको अभी तक मैंने शॉर्ट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, सोनेट क्या होती है, नियो क्लासिकल पीरियड के ऊपर एक नोट हीरोइक कपलेट क्या होते हैं, मॉक हीरोइक क्या होती है, मॉक एपिक क्या होती है। और अब मैं जो आपको 7वां प्रश्न बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि एलिजी क्या होती है, और एलिजी के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, ये आपके बी सेक्शन के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। 1 लाइनर्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं, और लास्ट में मैंने जो 3-3 2-2 एक-एक प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन, वो आपके 16 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। देखिए, ब्रेक 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 बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं उन्होंने लिखी उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ही वॉज अ पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसके शासन के दौरान पोएट लॉरिएट थे। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है राज्य कवि। ये राज्य कवि रहे हैं, राष्ट्रीय कवि रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय कवि हैं वो कौन थे, पोएट लॉरिएट कौन थे, तो विक्टोरियन एज में कौन थे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और अगर आता है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसके साम्राज्य में, किसके शासन के दौरान थे, तो क्वीन विक्टोरिया आप बताएंगे। और या फिर पोएट लॉरिएट पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग अर्ली 1835 एंड पब्लिश्ड इन 1842। द पोएम इज़ एन एलिजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएम क्या है, एक एलिजी है। और किसकी मृत्यु पर लिखी गई है, टेनिसन ने लिखी है। फीलिंग्स ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हैलम। AHH कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है AHH, ठीक है। AHH यानी आर्थर हेनरी हैलम, वो जो इनके मित्र थे टेनिसन के, उनकी मृत्यु के जस्ट बाद में ये पब्लिश हुई थी और उन्हीं के लिए ये लिखी गई है। द पोएम हैज़ 4 स्टैंजाज और 4 लाइन्स ईच क्वार्ट्रेन इन इर्रेगुलर आयम्बिक टेट्रामीटर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पोएम भी टेट्रामीटर में लिखी गई है, नॉट इन पेंटामीटर। आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर और डैफोडिल्स टेट्रामीटर में लिखी गई है, वैसे ही एलिजी भी आपकी ब्रेक 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 भी किस में लिखी गई है, टेट्रामीटर में लिखी गई है। राइम स्कीम ABCB है इसकी, और एलिजी है। एलिजी के बारे में मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे, कि विच में बी ट्रेस टू द ग्रीक वर्ड्स एलिगोस सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, कि ये इसका अर्थ होता है, एलिजी का अर्थ होता है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। देन कॉमनली रेफर्स टू अ सॉन्ग और पोएम लेमेंटिंग वन हु इज़ डेड। लेमेंटिंग यानी दुख प्रकट करती है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि मर चुका है। उसके बाद मैंने टेनिसन पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। राइट अ नोट ऑन टेनिसन्स राइटिंग स्टाइल पर, कि टेनिसन की जो राइटिंग स्टाइल है उसके ऊपर एक नोट लिखिए, या फिर राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक
ब्रेक। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जिन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट राइट टुगेदर बाय ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट में भी आया था ड्रामेटिक मोनोलॉग पे क्वेश्चन, और इसका बड़े 16 नंबर में भी इसका आया था। तो इस बार शॉर्ट में तो आ सकता है, बड़े पे आने के चांसेस कम हैं। फिर भी पोएट तो हमें कोई भी छोड़ना नहीं है, तैयार हमें सारे करने हैं। तो देखिए इसके वन लाइनर्स। ब्राउनिंग इज़ नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ठीक है, ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। वो एक विक्टोरियन पोएट है। ये पोएम एक लिरिक है, ये पोएम एक लिरिक है। कौन सी? द लास्ट राइट टुगेदर। ठीक है, पोएम का नाम क्या है? द लास्ट राइट टुगेदर। लिखी किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। अगेन टेट्रामीटर है, देखिए ध्यान रखिए इसका। देर आर टोटल ऑफ 10 स्टेंजाज इन दिस पोएम एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स इन इट, है ना। इसके अंदर टोटल कितने हैं? 10 स्टेंजाज हैं और 11 लाइन्स है। हर स्टेंजा के अंदर 11 लाइन्स है। कितनी लाइन्स हैं? 11 लाइन्स है। राइम स्कीम भी बता दी है, A B B C D D E C। द पोएम इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लास्ट राइट टुगेदर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जब कवि इस प्रकार की युक्ति प्रयोग करता है अपनी कविता में कि हमें उस कविता को पढ़ते हुए एहसास होता है कि कवि के साथ में कोई और भी खड़ा है और उसकी बातों को सुन रहा है और प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है लेकिन सुन रहा है, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ते चले जाइए। इसमें एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट अ सीए ऑफ लास्ट राइट टुगेदर। उसके बाद एक स्टार्ड राइटर है आपका डोवर बीच, मैथ्यू आर्नल्ड को स्टार कर लीजिए। इस पर आपके जो है इस बार प्रश्न आने की बहुत संभावना है 16 नंबर में। डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड, डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। और 24 दिसंबर 1822 को ये पैदा हुए, 15 अप्रैल 1888 में इनकी मृत्यु हुई। ये जो है एक स्कूल इंस्पेक्टर भी थे। द पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनकी जो पोएम है ये डोवर बीच जो पोएम है, यह पोएम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग को सबसे ज़्यादा जिसने फेमस किया वो रॉबर्ट ब्राउनिंग था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग तो है ही सही ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखने वाले, लेकिन इस स्टाइल में लिखने, ये पोएम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की स्टाइल में ही लिखी गई है, जहाँ पर जो पोएट है वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके साथ में उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी जो है वो खड़ी हैं और उनकी बातों को सुन रही हैं। और ये एक इसी स्टाइल में लिखा गया है, आपको याद रखना है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। ये जिस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में पब्लिश हुई थी उसका नाम था न्यू पोएम्स। सोफोक्लीज 5th सेंचुरी BC ग्रीक प्लेरिट। देखिए ये अगेन पोएम के बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। आपको सारी पोएम्स का टेक्स्ट जो स्टार्ड मैं दे रही हूँ, पोएट्स आपको उनकी एक एक लाइन उसमें जो यूज़ हुई हुई पर्सोनिफिकेशन है या सिमिली है, एलिटरेशन है, एसोनेंस है, ऑक्सीमोरॉन है, या फिर आपके कोई भी किसी भी प्रकार की फिगर ऑफ स्पीचेस आ रही हैं उस पोएम में तो वो सब आपको पढ़नी है। प्लस उसमें कोई अल्यूजन्स यूज़ हुए हैं, अल्यूजन्स जैसे इस पोएम के अंदर सोफोक्लीज जो है वो एज एन अल्यूजन यूज़ हुआ है, अल्यूजन की तरह से सोफोक्लीज को यूज़ किया गया है। तो आपको वो सारे अल्यूजन्स और उन अल्यूजन्स के जो वास्तविक उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि कई बार वन लाइनर्स जो ये दिए ना मैंने, ये आपके पीछे के बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। तो इस पोएम में सोफोक्लीज मेंशन हुआ है। और सोफोक्लीज कौन था? सोफोक्लीज एक 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट ग्रीक प्लेरिट था। ओके, द पोएम इज़ लैमेंटिंग द लॉस ऑफ द ट्रू क्रिश्चियन फेथ। बिल्कुल ये इसकी थीम है एक्चुअली। और द पोएम इज़ रिटन इन इर्रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर। कि पोएम जो आयम्बिक पेंटामीटर में तो लिखी गई है लेकिन इर्रेगुलर में लिखी गई है। डोवर बीच ब्रिंग्स आउट द लॉस ऑफ फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड डिस्कस विद क्लोज रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो इसमें आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो इस तरह के तो बनते ही हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड एज अ पोएट, या फिर इस पोएम की जो सीए या समरी, और या फिर जो प्रश्न आपका बनता है इसमें वो इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि डोवर बीच जो है वो लॉस ऑफ फेथ वर्ल्ड के अंदर जो हो गया है, जो ईश्वर के प्रति विश्वास ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर ये उस थीम पर ये लिखी गई है। इसको आप डिटेल में डिस्कस कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा भी डोवर बीच आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम इस साल के लिए 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, अ वर्क एज इन अ ट्री
एंड सीता, सीता एक अलग पोएम है, अ कैजुरिना ट्री अलग पोएम है, ये तोरू दत्त ने लिखी है। और तोरू दत्त एक डायस्पोरिक राइटर है। डायस्पोरिक राइटर आपको मुझे समझाना पड़ेगा। डायस्पोरिक का मतलब होता है वे जो अपना देश छोड़ के कहीं और जाके बस जाते हैं, वे इमिग्रेंट्स या माइग्रेटेड पीपल, और वो अपनी रूट्स के लिए तरसते रहते हैं, जो अपनी जगह के लिए तरसते हैं। और उनके वर्क्स में, उनके लेखन में हमें ये जो लॉन्गिंगनेस है, ये जो डिज़ायर है फॉर देयर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती के लिए जो उनका लगाव है दिखाई देता है, वो डायस्पोरिक राइटिंग स्टाइल में दिखाई देता है हमें। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा जाएगा, पर थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। देखिए अब इसके वन लाइनर्स देख लेते हैं। अवर कैजुरिना ट्री एंड सीता वर पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान इन 1882। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि अवर कैजुरिना ट्री बाय तोरू दत्त इज़ अ पोएम ऑफ 55 लाइन्स divided into 5 stanzas. 11 lines of each stanza consist of an octave, 8 lines. Following the style of a sonnet, has 2 quatrains, 4 lines with closed rhymes and rhyming tercets. The creeper around the casuarina tree is compared to a python. ये देखिए बीच में से क्वेश्चन है, पोएम पूरी पढ़िएगा और इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। उनमें से एक मैंने आपको लिख दिया है, द क्रीपर अराउंड द कैजुरिना ट्री इज़ कम्पेयर टू अ पाइथन, कि जो क्रीपर है उसे पाइथन से कंपेयर किया गया है। सीता इज़ अ 22 लाइन पोएम एंड कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाट्रेन्स ऑफ एनक्लोज्ड राइम, 1 क्वाट्रेन ऑफ ऑल्टरनेटिंग राइम एंड 3 राइमिंग कपलेट्स। नाउ हाउ माइट तोरू दत्त बी डिस्क्राइब्ड एज अ राइटर इन एग्जाइल, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिस्कस द थीम्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग एंड रूटलेसनेस इन द पोएम्स ऑफ तोरू दत्त, सीए ऑफ सीता एंड अवर कैजुरिना ट्री। ये कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। उसके बाद आप देखिए इंडियन वीवर्स स्टार्ड है दिस टाइम। इस बार सरोजनी नायडू स्टार्ड राइटर्स में से है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको करना ही है। इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की पोएम है इंडियन वीवर्स। और सरोजनी नायडू जो है उन्हें क्या बोला जाता है, इंडियन कोकिला के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और आप ये ही हमारी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, ये भी आपको ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। और इनके वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जब इन्होंने किस तरीके से विदेश में जाकर के हमारे भारत देश की ग्लोरी को अंग्रेज़ी भाषा में कितने अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है, उसे भी आप देखेंगे जब इन, तो वो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। और ऐसी थाती को तो वैसे भी हमें देखना ही चाहिए। शी इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन कोकिला and she was a political activist. And Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी पोएम है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो देखिए इसके कुछ प्रश्न हैं। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, इस पोएम के अंदर हम मनुष्य की 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है वो डिस्कस किया गया है। एक तो जब वो रिसेंटली, इसको आप इन्फेंट भी बोल सकते हो, यंग नहीं है वो, इन्फेंट है, अडल्टहुड है और उसके बाद डेथ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जो हमारे त्रिदेव हैं, जो हमारी डेइटीज़ हैं, उनको भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है। सिम्बॉलिकली उनका भी रेफरेंस है वहाँ पर। फिर ब्लू कलर, सबसे पहले स्टेंजा में जो वीवर्स हैं वो किस रंग का कपड़ा बुन रहे हैं, किस समय बुन रहे हैं और किन के लिए बुन रहे हैं, ये 3 बड़े प्रश्न हैं। तो देखिए पहले स्टेंजा में जो वीवर्स हैं वो सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग में, डॉन के टाइम यानी कि प्रभात भोर के समय कपड़ा बुन रहे हैं। और किसका, बिल्कुल नवजात शिशु का कपड़ा बुन रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेंटली बॉर्न जो भी अभी पैदा हुआ बच्चा है उसके कपड़े बुन रहे हैं। और वो हेल्सियन बर्ड होती है, हेल्सियन बर्ड के कलर के कपड़े, ब्लू कलर के कपड़े जो है वो बुन रहे हैं। सेकंड स्टेंजा जो है ये हो गया हमारे ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं उनसे संबंधित स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा में जो फॉल ऑफ नाइट यानी संध्या के समय कपड़े बुन रहे हैं बुनकर, और पिकॉक के जो फैदर में पर्पल और ग्रीन कलर होता है उस कलर के कपड़े बुन रहे हैं। और किसके लिए बुन रहे हैं, शादी का जोड़ा बुन रहे हैं।
और ये हमारे प्रिजर्वर विष्णु भगवान से रिलेटेड स्टैंजा हो गया। और तीसरे स्टैंजा में यानी अंतिम स्टैंजा इस पोएम का, इस पोएम में सिर्फ 3 ही स्टैंजा है जिसकी 4-4 पंक्तियां हैं और बहुत सार गर्भित पोएम है। इसे हम कह सकते हैं कि बेकन जिस तरीके से एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखता था वैसे ये पोएम लिखी गई है बहुत छोटी सी, लेकिन जब आप इसे एक्सप्लेन करने बैठोगे तो एक एक लाइन का इतना गहरा और इतना लंबा अर्थ है कि उसको आप व्याख्या करने बैठेंगे तो करते ही चले जाएंगे। तो तीसरे स्टैंजा के अंदर वाइट कलर का कपड़ा बुन रहे हैं वीवर्स, मून लाइट चिल में यानी कि मध्य रात्रि में बुन रहे हैं, और सफ़ेद क्लाउड जैसे कपड़े बुन रहे हैं। और किसका कपड़ा बुन रहे हैं? मृत व्यक्ति का कफन का कपड़ा सफ़ेद कलर का बुन रहे हैं। और ये हमारे महेश जो कि डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं, शिव भगवान से रिलेटेड ये स्टैंजा है। अब इसके अंदर वीवर्स की महिमा का भी मंडन किया गया है कि किस प्रकार से बुनकर जो है उन एक बहुत ही साधारण तबके से आने के बावजूद हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है और किस तरह से समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये कई मायनों में ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक खूबसूरत पोएम है और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। द पोएम इज़ टेकन फ्रॉम द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ द पोइटिस द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इनकी जो पहली पोइट्री कलेक्शन गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश हुई थी उसमें से ये पोइट्री ली गई है, ये आपको देखना है। और इसके खैर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, ये वैसे भी इस बार के लिए ये पोएम और ये पोइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको स्टार कर ही लीजिएगा। सरोजनी नायडू को इसमें से प्रश्न आने की बहुत बहुत अधिक संभावना है और बाकी के राइटर्स को भी अब पढ़ना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ राइटर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अंतिम जो आपके लिए है रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है गीतांजलि, सॉन्ग नंबर 1 और 2 है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर है। इनकी जन्म और इनका मृत्यु इस समय हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके ऊपर बनता है वो ये है कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन्हें 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए, और ये पहले अभी तक के पहले और कह सकते हैं अंतिम भारतीय हैं जिन्हें कि साहित्य के लिए लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं इंडिया से। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि इन्हें मिला है, और ये गर्व की बात नहीं है कि इनके बाद किसी को नहीं मिला है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि 1913 में मिला, गीतांजलि के लिए मिला। और गीतांजलि में जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें से पहला और दूसरा सॉन्ग जो है वो आपके कोर्स में है, तो आपको याद रखना है। गीतांजलि का अर्थ होता है सॉन्ग ऑफरिंग्स। ये पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दिस वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ 156 या 157 पोएम्स इसके अंदर है, और उसमें से 1 और 2 आपके कोर्स में है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग सिंगिंग एंजल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोएम्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं इसको, तो उसके अंदर 157 नहीं है, उसके अंदर 103 इंग्लिश पोएम्स प्रोज पोएम्स हैं, और इसका ट्रांसलेशन टैगोर ने खुद ने किया है बंगाली पोएम्स से। और ट्रांसलेशंस ऑफ 53 पोएम्स फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि। तो ये इसको पूरा आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। समय की कमी के कारण मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रही हूँ। द पोएम इन गीतांजलि आर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग ऑफ द पोएट कमेंट। ये आपका एक जो प्रश्न इस बार इम्पॉर्टेंट बनता है कि द पोएम्स इन गीतांजलि आर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग ऑफ द पोएट, कि जो गीतांजलि की कविताएं हैं वो कवि की स्पिरिचुअल जर्नी और लॉन्गिंग के बारे में है, इस बारे में कमेंट कीजिए। तो आई होप ये पोएम्स जो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, जो कुछ भी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। होपफुली 27 तारीख को जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा हो, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपके क्वेश्चंस काम में आए या नहीं आए। और बहुत ज़रूरतमंद जो भी बच्चे हैं उन सब के साथ में से शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं और आपके साथ शेयर किए हैं, तो काइंडली ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें ज़रूरत है इनकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इंस्पायरिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग।